नमस्ते बच्चों। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था एक तो जायंग के बारे में और बीजांड के प्रकार के बारे में। ये सारा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं, हमें दो चीज़ों की बात करनी है। एक तो हमें बात करनी है गुरु बीजाणु जनन की, ठीक है, और एक हमें बात करनी है युग्मक जनन की, या हम कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद की। सेम प्रोसेस है। वहाँ हमने बात की थी लघु बीजाणु जनन की, या हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या था कि पराग कोष जो था, उस पराग कोष के अंदर क्या होता था कि लघु बीजाणुदानी के द्वारा, लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? लघु बीजाणु, ठीक है, जनन कहते थे। उसी तरह गुरु बीजाणु जनन क्या होगा कि जो बीजांड होगा, उस बीजांड के अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण कोष है, उस भ्रूण कोष में मादा युग्म या भ्रूण कोष का निर्माण जो होगा, उस निर्माण को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होगी देखें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। अब बात आपके ये आएगी कि सर ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है? तो सेम चीज, वही प्रोसेस है। होता क्या है कि आपने कल हमने बीजांड की जब संरचना की थी, तो बीजांड की संरचना हमने क्या देखा था कि जो बीजांड था, उस बीजांड में क्या था कि आपके एक बीजांड काय था। बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोष था, है ना। तो भ्रूण कोष शुरुआत में तो होता नहीं, केवल क्या होता था आपके बीजांड काय। उस बीजांड काय में क्या होता है कि कोई भी एक जो कोशिका है, वो कोशिका क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करके क्या हो जाती है? बड़ी बन जाती है। और उसी को हम क्या कह देते हैं? आपके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। क्या होता है देखो, गुरु बीजाणु जनन के दौरान बीजांड काय में, बीजांड काय आप समझ गए होंगे, बीजांड काय के बीजांड द्वारीय सिरे की ओर उपस्थित कोई कोशिका आकार में बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। मैंने अभी बताया था कि जो बीजांड काय होता है, उस बीजांड काय में क्या होता है? मृदतक कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती है। उन्हीं में से एक कोशिका जो होती है, कौन सी? जो बीजांड द्वारा एक सिरे की तरफ होती है। बीजांड द्वारा सिरे की तरफ वाली कोशिका क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी बन जाती है, और उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। या भली भांति जानते हैं समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। और मैंने आपको एक बार बताया भी था शुरुआत में कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, और 4 कोशिकाएं कौन से? अगुणित, ठीक है ना। और एक समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती। तो यहाँ पर हुआ क्या है? एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। किससे बनी? बीजांड काय। बीजांड काय की एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लिया, उस कोशिका में क्या हुआ? एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनी। यहाँ ध्यान से देखो, ये आपके बीजांड काय है, ठीक है ना। इस बीजांड काय के अंदर क्या हुआ? बहुत सारी कोशिकाएं थी, उनमें से एक कोशिका थी, उसने आकार में वृद्धि की, और वृद्धि करके ये क्या बन गई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होता है कि आपके इस तरह से ये 4 आपके क्या होता है? कोशिकाएं बन जाती है। इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको चतुष्क कहते हैं, ठीक है ना। जिनमें से बीजांड द्वारीय सिरे वाले, अब देखो कि 4 अगुणित बनी, और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से बीजांड द्वारीय सिरे वाले गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी जो आपके बीजांड द्वार वाले सिरे होंगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, बचेगा केवल एक। तो हमने वहाँ बात की थी कि जब हम लघु बीजाणु जनन करते थे, तो लघु बीजाणु जनन से क्या होता था कि अपने को 4 परागकणों का निर्माण होता था, ये 4 लघु बीजाणु मिलते थे। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एक आपके गुरु बीजाणु जनन में एक ही आपके क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है।
तथा नाभि के सिरे वाले गुरु बीजाणु ही शेष बचा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु जनन, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन वापस आप समझ, इससे समझ नहीं आ रहा तो मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कुछ मिनट आके। देखो क्या चीज है, इस तरह से आपको याद होगा ये बीजांड काय है ना। बीजांड काय में ये आपकी इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपके बीजांड की एक संरचना है। इस बीजांड की संरचना में ये जो बीच वाला कहलाता है, ये बीजांड काय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बीजांड काय, ठीक है। इस बीजांड काय के अंदर क्या होती है कि बहुत सारी इस तरह से कोशिकाएं होती हैं। ये बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं। उनमें से क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि करके क्या होती है, बड़ी बन जाती है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें एक जो कोशिका है वो एक कोशिका क्या करेगी कि अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी बन जाएगी। अब बड़ी बन गई तो अब इसको हमने क्या कह दिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको हमने क्या नाम दे दिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ गए बच्चों, ये आपका क्या था, बीजांड काय था। उस बीजांड काय के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं, उनमें से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, उसको हम क्या कह देते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपके चार अगुणित, चार क्या बनेंगे, अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अब ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु आपके इसमें किस तरह से रहेंगे, ये मैं केवल बीच वाला आपका बीजांड का ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। बीजांड काल में ये चारों इस तरह से लगे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपका नाभिकीय, ठीक है, सॉरी विभागीय सिरा, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो आपका बीजांड द्वारीय सिरा। अब आप इधर देखें कि हमने यहाँ क्या बात की थी कि चार अगुणित का निर्माण हुआ था, जिनमें से बीजांड द्वार वाले सिरे गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते, यानी ये तीन जो होंगे, ये 1 2 3, ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये तीनों देखो नष्ट हो गए, ये तीनों नष्ट हो गए। अब बचा क्या, केवल एक, और ये एक जो है, यही एक क्या कहलाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। यही एक क्या कहलाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु। तो नष्ट कौन से होते हैं, जो बीजांड द्वारे वाले सिरे वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी इसमें मैं अगर समझाऊं तो इस तरह से कि यानी यहाँ जो होगा वो एक रहेगा, यहाँ वाले तीनों जो हो जाएंगे वो नष्ट हो जाते हैं। क्या ये मेरी बात समझ आई कि नहीं? वापस सुन लो, गुरु बीजाणु जनन क्या है। गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बात। दूसरी बात कि जो आपके गुरु बीजाणु जनन के दौरान बीजांड काय के बीजांड द्वारीय सिरे की ओर उपस्थित कोई कोशिका आकार में बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होगी कि बीजांड काय होगा, उस बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाओं में से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, और वृद्धि करके वो क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी। उसके बाद उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक अर्धसूत्री विभाजन होने से चार आपके अगुणित बीजाणु बनेंगे। ये चारों जो अगुणित बीजाणु हैं ये चतुष्क के रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित रहेंगे। चतुष्क में कैसे, इस तरह से 1
तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चतुष्ण, ठीक है। लेकिन इनमें से जो बीजांड द्वारे वाले सिरे की तरफ वाले हैं वो 3 क्या आ जाएंगे, कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, तो बचेगी केवल क्या, 1। और ये जो 1 बचेगी, इस 1 बची हुई को हम क्या कहेंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु जनन है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु जनन क्या करेगा, ये आगे चलकर आपके क्या करेगा कि युग्मक जनन का काम करेगा। देखिए युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण करना। और युग्मक क्या होता है कि आप जानते हैं, जैसे हमने वहां अंदर युग्मकों का निर्माण किया, हमें यहाँ भी एक मादा युग्मक का निर्माण करना है, ठीक है ना, यानी हमें एक अंड कोशिका का निर्माण करना है। तो अब होता है क्या है कि जो आपका बीजांडकाय है, ठीक है, उस बीजांडकाय में क्या था कि एक, ठीक है ना, यानी इस तरह समझो कि ये आपका बीजांडकाय है, बीजांडकाय में ये एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर एक केंद्रक है। समझ गए बात को, ठीक है। अब ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या होता है कि आपके लगातार 3 समसूत्री विभाजन होंगे। कितने विभाजन होंगे, 3 समसूत्री विभाजन। तो 3 समसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी आपकी, 8 केंद्रक या 8 कोशिकाएं बन जाएगी। और ये आप जानते हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यदि मैं एक कोशिका में, ये मान लो एक कोशिका है, इस एक कोशिका में एक समसूत्री विभाजन किया, फिर मैंने दूसरा समसूत्री विभाजन किया, है ना, फिर मैंने तीसरा समसूत्री विभाजन किया, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई लास्ट में। एक समसूत्री विभाजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं। यानी इसमें जो विभाजन होगा कितने, लगातार 3 समसूत्री, 3 समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो 3 समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा कि ये इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके क्या हो गए, केंद्र बन गए। 8 में से क्या होगा कि 3 केंद्र ऊपर की साइड चले जाएंगे और 3 केंद्र क्या होंगे कि नीचे की साइड चले जाएंगे, और बचेंगे 2 केंद्र वो बीच में रहेंगे इस तरह से। ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2, क्या मेरी बात समझ आएगी, आप गिन सकते हैं। यानी 3 केंद्र का आपके ऊपर की तरफ चले गए और 3 केंद्र का आपके क्या हो गए, नीचे की तरफ चले गए, ठीक है। और 2 केंद्र जो थे बीच में चले गए नहीं चले गए, ठीक है। अब इनको हमने कह दिया कि ध्रुवीय केंद्र, ठीक है ना, ये जो बीच वाले हैं उनको हम कह देते हैं ध्रुवीय केंद्र। जब तक इन पर कोई कोशिका भित्ति नहीं आती तब तक हम इसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्र। फिर ये क्या होगा, इन सभी में क्या होगा कि कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं का समूह बनने से यानी कोशिका भित्ति बनेगी, तो कोशिका भित्ति बनेगी तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी। अब आप इसमें मुझे अंतर बताएं कि ये तो ऐसी कोशिका थी जिसके अंदर 8 केंद्रक था, जबकि ये ऐसी कोशिका है जो 8 केंद्रिक है, 7 कोशिकी अवस्था है। देखो कोशिका तो 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका, लेकिन इसमें अगर आप केंद्र गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 केंद्र। और यही जो अवस्था जो होती है, इसी अवस्था को हम नाम क्या दे देते हैं, भ्रूण कोश नाम दे देते हैं इसको। इसी को हम क्या कह देते हैं, भ्रूण कोश नाम दे देते हैं। इस भ्रूण कोश की संरचना को मैं यहाँ अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो
ये देखिए यहाँ पर कुछ संरचनाएं होती है जिनको हम आगे बात करेंगे क्या होता है ये, है ना। इनमें से देखो ये जो ऊपर वाली तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इन तीनों को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। ये जो नीचे वाले दो बीच वाला होता है उन्हें कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं इनको? द्वितीयक केंद्रक। और नीचे वाले जो तीनों हैं, इन तीनों को वैसे तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंड कोशिका। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका। और नीचे वाले दोनों जो हैं उन दोनों को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है अंड समुच्चय। इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया जाता है? अंड समुच्चय। यानी इन तीनों का सम्मिलित रूप जो है वो कहलाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में क्या क्या होता है? एक तो अंड कोशिका होती है और दो आपकी क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती है। क्या मेरी बात समझाएगी? अब आपको ये जो कांटेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन कांटेनुमा संरचनाओं को भी एक नाम दिया जाता है कि ये कहलाती है फिलिफॉर्म उपकरण। क्या कहलाती है? ये फिलिफॉर्म उपकरण। ये फिलिफॉर्म उपकरण क्या करती है कि पराग कणों को आकर्षित करने का काम करेगी। पराग कण जब वर्तिकाग्र पर आएंगे तो पराग कण वर्तिकाग्र पर आने पर क्या करेगा? पराग कण अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? ये उसको क्या करता है कि अट्रैक्शन यानी प्रतिकर्षित करने का काम करता है, खींचने का काम करता है, ताकि पराग कण यहाँ पर आ सके। ठीक है ना, ताकि निषेचन हो सके। तो ये आपके एक भ्रूण कोश की संरचना है। ये भ्रूण कोश कैसे बना? सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन हुआ। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा क्या हुआ कि आपके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या हुआ? आपके गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ क्या? कैसे हुआ कि बीजांडकाय था, उस बीजांडकाय में क्या था कि आपके बहुत सारी कोशिकाएं थी। उनमें से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और अपने आकार में वृद्धि करके क्या करती है? वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 आपके गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। चारों गुरु बीजाणु में से 3 जो होते हैं बीजांड द्वार वाले सिरे वाले गुरु बीजाणु वो नष्ट हो जाते हैं। बचता केवल एक निभागीय सिरे वाला गुरु बीजाणु है और उसी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। अब उस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है कि लगातार आपके 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। ये क्या है? आपके सक्रिय गुरु बीजाणु, ठीक है ना। ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर क्या होता है? लगातार 3 समसूत्री विभाजन होते हैं और लगातार 3 समसूत्री विभाजन होने से आपके 8 कोशिकाएं बन जाती हैं या 8 केंद्रक बन जाते हैं। 8 केंद्रकों में से क्या होता है? 3 तो ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं और 2 केंद्रक जो होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक के चारों तरफ क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है एक एक केंद्र, और इसके अंदर सम्मिलित रूप से दोनों केंद्रकों में क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और नीचे भी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं प्रतिमुखी कोशिका, बीच वाले को हम कह देते हैं द्वितीयक केंद्रक और नीचे वाले के तीनों के समूह को हम कहते हैं अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय में एक तो अंड कोशिका पाई जाती है और 2 आपकी क्या पाई जाती है? सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो प्रकार है भ्रूण कोश का, इस भ्रूण कोश के प्रकार को एक नाम दे दिया जाता है जो आप नोट करके लिखना। इसे नाम दिया जाता है पॉलीगोनम प्रकार। क्या नाम दे दिया जाता है? पॉलीगोनम प्रकार भ्रूण कोश। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश क्या है? पॉलीगोनम एक पादप था, उस पादप में एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर। उस स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि इस पॉलीगोनम पादप में क्या किया था? इस भ्रूण कोश का क्या किया था? खोज किया था। ये भ्रूण कोश किस प्रकार का है? इस भ्रूण कोश क्या प्रकार का है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था होती है ये। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि भ्रूण कोश क्या होता है
तो भ्रूण कोश में क्या होता है कि 7 कोशिका 8 केंद्रीय अवस्था। अब आप कैसे कैसे देखो, 1 कोशिका 2 3, ये पूरी भी कोशिका है, तो कितनी भी 4, फिर 5 6 7। लेकिन आप केंद्र गिनो, केंद्र क्या है, जो डॉट डॉट है वो गिनो, डॉट कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहलाता है। एग्जाम ये दिया जाए कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का वर्णन करो, तो यही भ्रूण कोश है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझाएगी नहीं? और इसी भ्रूण कोश को हम नाम क्या दे देते हैं, मादा युग्म कोश। यही आपका क्या है, मादा युग्म कोश। क्यों है मादा युग्म कोश? देखो यहाँ पर एक अंड कोशिका का निर्माण हो गया और वहाँ अपने परागकण में नई युग्मकों का निर्माण हो गया। यानी यहाँ अपने क्या हो गया, अंड कोशिका का निर्माण, और वहाँ क्या हो गया, आपके नर युग्मकों का निर्माण हो गया। अब वो नर युग्मक जो होंगे वो यहाँ अंड कोशिका से क्या होंगे, जाकर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये अपना जो सेकंड लेसन है वो अपना कंप्लीट होता है। तो हमने अभी तक 2 लेसन पढ़े हैं। पहला लेसन क्या था, अपने सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, परिचय था। सेकंड लेसन जो था उसमें हमने नर युग्म कोद्भिद और मादा युग्म कोद्भिद के बारे में पढ़ा था। नर युग्म कोद्भिद क्या था, आपके जो परागकण था, वो परागकण ही आपका क्या था, नर युग्म कोद्भिद था। क्या था बताऊं, देखो ये तो आपके मादा युग्म कोद्भिद ये था। तीन कोशिकाएं, इस रचना को हम क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। और यही जो भ्रूण कोश है, इसी भ्रूण कोश को हम क्या क्या कहते हैं, मादा युग्म कोद्भिद। ठीक है ना। और इस मादा युग्म कोद्भिद जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो कहलाती है अंड कोशिका। क्या मेरे पास में जाएगी? इसी तरह से अपना जो नर युग्म कोद्भिद था, वो नर युग्म कोद्भिद क्या था, वह इसकी परिभाषा तो सिंपल सी थी कि नर युग्म अंकुरित होते परागकण को हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद कहते हैं। और नर युग्म कोद्भिद संरचना कैसी थी, हमने बात की थी, ये इस तरह से जो परागकण आपको बनाया था। तो यहाँ एक आपके क्या था, जनन, ये है आपकी जनन कोशिका। ठीक है। और एक आपकी क्या थी, कायिक कोशिका। ठीक है। तो कायिक कोशिका तो वैसी रहती है, लेकिन ये जनन कोशिका जो थी, जनन कोशिका में आगे विभाजन होकर क्या होता है कि 2 आपके नर युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो संरचना है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद कहते हैं। अब ये जो नर युग्म कोद्भिद है, ये नर युग्म कोद्भिद यानी ये परागकण, ये उड़कर फिर आपके वर्तिकाग्र पर आएगा, और वर्तिकाग्र पर आकर कहाँ पर आएगा, अंड कोशिका के पास आएगा। और उनमें क्या होगा, निषेचन, जो कि अपना थर्ड लेसन कहलाता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो आप भाई अच्छे से दोनों लेसन पढ़ लेना। ये जो नर युग्म कोद्भिद और मादा युग्म कोद्भिद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप भाई बिल्कुल अच्छे से याद करके अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको निषेचन की समझ नहीं आएगा। अच्छे से आप इसको याद करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। थैंक यू।